वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी जिनका नाम 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल है और शीघ्र ही यानी जुलाई माह में जो भी प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैंने पिछले 2 वीडियो में दी है, जिसमें कुछ सामान्य जो समस्या आती है उसके संबंध में एक अलग से शॉर्ट में वीडियो बनाया है और एक डिटेल में वीडियो बनाया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किस तरीके से अपना सेट तैयार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस क्रम में आपको रखने हैं, ताकि आपको वेरिफिकेशन के समय बहुत ही कम समय में आपका वेरिफिकेशन हो जाए और आपको किस तरह की कोई समस्या नहीं हो। और ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेवल 1 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्यूटी और जो LDC भर्ती परीक्षा थी उसके वेरिफिकेशन में जो भी ड्यूटी की उसके अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की बातों की आपको समस्या आ सकती है या जो सामान्य रूप से क्या क्या परेशानियाँ होती है और किस तरीके से आप उनका समाधान करेंगे। तो अब ये तो मैंने बता दिया 2 वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि अध्यापक भर्ती से संबंधित कुछ सामान्य जो नियम है वो क्या थे और किस किस दायरे में आपको छूट मिलेगी या किस किस दायरे में अगर आपके पास में कोई है तो आप पात्र होंगे या अपात्र होंगे। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखें तो वो जरूर देखें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। अब जैसे इसमें देखेंगे नियुक्ति के समय आयु का जो प्रावधान है, तो राजस्थान सेवा नियम क 8 के अनुसार तो न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का प्रावधान है, लेकिन पंचायत राज संस्था अधिनियम जो भी है 265 के अनुसार जो आवेदन प्राप्ति की नियत तिथि के पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को, यानी जिस दिन आवेदन जारी किया जाए उसके अगले आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अब जैसे जो फॉर्म भरा था 2023 में जो वैकेंसी आई थी तो उसके अगला जो 1 जनवरी है यानी 1/1/2024, तो वर्तमान में शिक्षक भर्ती की आयु गणना है तो आधार तिथि है वो 1/1/2024 है। 1/1/2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकतम जो आयु सीमा यानी ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है, उसमें नियमानुसार राज्य सरकार की अलग अलग छूट है, किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऊपरी सीमा में छूट के मामले में राजस्थान के जो भी मूल निवासी है जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS में है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में, अति पिछड़ा वर्ग में, ST SC शहरिया में है, उनके पुरुषों को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, यानी 40 + 5 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो भी महिला अभ्यर्थी है और अन्य राज्यों की जो भी महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी सामान्य महिलाओं को 5 साल की छूट। इसके अलावा राजस्थान राज्य की मूल निवास की EWS की जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, OBC की, ST की, SC की और शहरिया की जो भी महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, यानी 40 + 10 50 साल तक वो आवेदन कर सकती है। और विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के मामले में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक, अधिवार्षिकी का मतलब हो गया कि सेवानिवृत्ति तक, जैसे सामान्य रूप से राजस्थान में सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है तो वो 60 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती है। उनकी आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 50 साल है और इसके अलावा जो अगर भूतपूर्व कैदी है और वो दोष सिद्ध नहीं हुए तो उनके लिए ऊपरी सीमा में जो भी छूट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति पंचायत समिति या किसी पंचायत जिला परिषद के अधीन अस्थायी नियुक्ति के लिए समय विहित आयु के भीतर थे यानी उस समय पात्र थे, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की काल अवधि तक मानी जाएगी। और ये कुछ ऊपरी सीमा से छूटती कुछ विशेष प्रावधान है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा में था उसे दिनांक 31/12/2024 तक आयु सीमा में माना जाएगा। यानी जैसे सामान्य रूप से होता है कि जिस साल में भर्ती वगैरह नहीं होती है तो उस साल की छूट आयु सीमा में दी जाती है। तो इसके अनुसार जैसे कोई व्यक्ति अगर 31/12 को 40 साल का था, 31/12/2020 को अगर 40 साल का था और आज वो 40 साल से ऊपर हो रहा है तो भी वो पात्र माना जाएगा, और क्योंकि उसकी जो आयु सीमा है वो उसे दिनांक 31/12 तक आयु सीमा में माना जाएगा अगर वो 31/12/20 तक था तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो ऊपरी आयु सीमा के बॉर्डर पे लाइन पे है, जैसे 40-41 साल के वर्तमान में है, लेकिन अगर उनकी आयु 31/12/2020 को अगर वो आयु सीमा में थे तो वो पात्र होंगे। पंचायत राज विभाग की अधिसूचना 26/6/2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई हो और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी वही बात जो मैंने पहले बता दी कि अधिकतम 3 साल की छूट मिल सकती है। जैसे अभी जैसे 40+ अगर मान लो कोई 43 साल का है, अगर वो 2020 को 40 साल का था या 40 साल के अंदर था तो वो आवेदन कर सकता है। तो अधिकतम जो छूट है वो 3 साल की होगी। इसके अलावा जो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 है
उसके उपनियम 6A के अनुसार सीधी भर्ती के जो भी पदों पर बेंचमार्क निष्ठक जन अभ्यर्थी है उनको ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट है, वो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन अपात्र होंगे, यानी अपात्रता की क्या शर्तें हैं, तो एक तो जो भी अभ्यर्थी उसका अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो वो अपात्र होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य पंचायत राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सेवा अवाचार के कारण पदच्युत किया गया हो, यानी पद से हटा दिया गया हो, उसको डिसमिस कर दिया हो या उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो तो वो पात्र नहीं होगा। इसके अलावा किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया हुआ हो, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो और कोर्ट के द्वारा उसको दोष सिद्ध करार दिया हो तो वो पात्र नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी पंचायत राज संस्था या किसी नगर पालिका का सदस्य है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है तो भी पात्र नहीं होगा। अगर इसमें आना चाहे तो उसको उस संबंधित संस्था से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित पत्नी हो तो वो पात्र नहीं माना जाएगा, और तब तक कि जब तक राज्य सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करना उसके लिए विशेष आधार है। नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में अगर राज्य सरकार की छूट दी जाती है तो बात अलग है। बाकी सामान्य रूप से एक से अधिक अगर जीवित पत्नी है तो पात्र नहीं होगा। इस तरह से महिलाओं के मामले में भी किसी ऐसी महिला ने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है तो भी वो पात्र नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें वही बात है कि अगर ऐसा कोई राज्य सरकार या किसी विशेष कारण से किया हुआ जिसका कोई विशेष आधार हो तो बात अलग है, सामान्य रूप से ये नियम है। और यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हो, परंतु ये कि दोनों संतानों वाला जो 2 से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस संख्या में 1/6/2002 को है बढ़ोतरी नहीं हो, यानी 1/6/2002 से पहले की बात अलग है, उसके बाद 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक नियम है कि यदि आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, यानी कोई भी महिला या पुरुष है उसके अगर एक संतान है और उसके बाद में जो सेकेंड डिलीवरी होती है महिला की, उस समय अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो 2 + 1 3 नहीं मान करके जो दूसरी जुड़वा संतान है उसको एक इकाई माना जाएगा और वो 2 बच्चे ही काउंट किए जाएंगे तो वो पात्र होगा। इसके अलावा किसी राजसेवक के स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को दत्तक दिया जाता है तो दत्तक दी हुई संतान को संतानों की संख्या में ही गिना जाएगा, यानी अगर दत्तक दिया हुआ है तो भी संतान में गिना जाएगा। और किसी राजसेवक द्वारा बालक बालिकाओं को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दत्तक ग्रहण किया है, यानी गोद लिया हुआ है, और ऐसे दत्तक गृहित संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में 1/6/2002 के बाद में वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती है। तो ऐसे प्रकरणों में अधिसूचना 20/6/2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक गृहित संतान की संख्या कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा, ये विशेष बात है। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निषक्तता से ग्रसित हो, यानी अगर कोई निषक्त संतान है तो वो अगर 1 है और 2 सामान्य बच्चे हैं तो भी वो अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी विवाहिक आवेदक जिसने विवाह के समय में देश स्वीकार किया हो, और जिसमें देश का अर्थ है जो देश प्रतिनिधि ने 1961 में दिया हुआ है, तो भी वो पात्र नहीं होगा। तो इसका आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि दहेज नहीं लिया है। इसके अलावा बात करें शैक्षिक प्रशिक्षित योग्यताओं की, तो क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर ये शैक्षिक योग्यताएं आपके पास नहीं है और आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे, तो इनको एक बार आप जरूर देख लें। तो जैसे ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी राज्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, परिषद है, शिक्षा परिषद है, या पंचायत राज अधिनियम के अनुसार जो भी नियम जो निर्धारित किए गए योग्यता है वो क्या क्या है। तो पहली है लेवल 1 के लिए। लेवल 1 के लिए क्या क्या योग्यता है। पहली है 50% अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो 50 अंकों के साथ में, और इसके समकक्ष या हो या तो 12वीं या उसके समकक्ष प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो भी 2 साल की जो BSc या DLED होती है वो, और 12वीं उत्तीर्ण हो 50 अंकों के साथ में, या 12वीं प्लस 4 साल की जो भी शिक्षा स्नातक है BLED है वो है तो भी वो पात्र माना जाएगा। इसके अलावा स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा का मतलब हो गया कि अगर कोई भी कैंडिडेट स्नातक है इसका मतलब वो 12वीं उत्तीर्ण है, ये सेल्फ अंडरस्टैंड है। दूसरा, अगर स्नातक है तो उसके 50% की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाएगी, 50% से कम है किसी कैंडिडेट के, लेकिन अगर वो स्नातक है तो वो भी पात्र माना जाएगा और उसके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए B.Ed SCC, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं या उसके समकक्ष, और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान पात्रता परीक्षा जो भी है रेट है वो 2021 या 2022 किसी भी साल में उत्तीर्ण होना जरूरी है, दोनों की वैलिडिटी है।
अब आपको जानकारी होगी कि लेवल 2 के लिए जो 2021 की परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई थी। तो लेवल 1 में 2021 की पात्रता और 22 की दोनों रेट को वैलिड माना गया है। अब लेवल 2 के लिए क्या क्या योग्यता रहेगी, तो अध्यापक लेवल 2 के लिए जो भी है एनसीटी की द्वारा जो भी निर्धारित योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी है। पहली है स्नातक, जो भी अभ्यर्थी है वो स्नातक होना चाहिए संबंधित में आर्ट्स साइंस जो भी विषय उसके अनुसार, प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी जो बीएड होनी चाहिए 2 वर्ष की, या 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड होनी चाहिए। दूसरा, या इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी 50% के साथ 12वीं और प्लस 4 वर्षीय शिक्षा स्नातक यानी बीएलएड होनी चाहिए, तो भी वो पात्र माना जाएगा क्योंकि वो स्नातक और बीएड के बराबर होगी। या 50% अंकों के साथ में 12वीं पास है और 4 साल की जो बीए बीएड या बीएससी बीएड है, इंटीग्रेटेड जो बीएससी बीएड या बीए बीएड है वो 50% 12वीं प्लस इंटीग्रेटेड बीएड बीएड है वो बीएड और बीए दोनों के समान मानी जाएगी, तो वो भी पात्र होगा। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक हो और 1 वर्षीय विशेष बीएड हो विशेष शिक्षा की, तो भी पात्र माना जाएगा। और इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड ये होना चाहिए। इसके अलावा रिट है वो 2022 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। रिट में क्या क्या जो भी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। अब जैसे विषय संबंधित कुछ योग्यताएं हैं, तो सामाजिक अध्यापक का लेवल 1-2 का अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास में वैकल्पिक विषय के रूप में यानी ग्रेजुएशन के रूप में आपके पास में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोकशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय स्नातक में या उसके समकक्ष होना जरूरी है। यानी आपकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, सोशोलॉजी या पब्लिक एड या फिलोसफी वगैरह कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा अगर विज्ञान, गणित विज्ञान के लेवल 2 के अध्यापक के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो आपके पास में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी या जैव रसायन विज्ञान बायोकेमिस्ट्री या गणित, इनमें से किसी भी एक विषय स्नातक में आपके पास होना जरूरी है, तभी आप गणित विज्ञान के अध्यापक के लिए पात्र होंगे। और भाषा अध्यापक के लिए जो भी अभ्यर्थी जैसे हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा है वो संबंधित भाषा आपके ग्रेजुएशन में होनी जरूरी है, तो पात्र होगा। और इन सब के अलावा आवेदित विषय में रिट 2022 उत्तीर्ण हो, क्योंकि 2021 रिट है वो लेवल 1 तो वैलिड थी, लेवल 2 का परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया, तो उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो थी शर्तें। इसके अलावा उच्च माध्यमिक या स्नातक के न्यूनतम निर्धारित जो अंक है जिसमें जो 50% वगैरह वो दिए, उसमें किस किस को क्या छूट है, तो लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय से संबंधित जो भी शैक्षणिक योग्यता है, लेवल प्रथम के लिए जैसे उच्च माध्यमिक 12वीं क्लास और लेवल 2 के लिए स्नातक है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ST SC शहरिया के जो भी अभ्यर्थी है और सामान्य वर्ग की महिला, विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं को 5% की छूट है, यानी उनको 5% कम है तो भी उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय से संबंधित प्रशिक्षक योग्यता जिसमें DLED या BEd, लेवल 1 के लिए DLED और लेवल 2 के लिए BEd में यदि दिनांक 29/7/2011 से पूर्व प्रवेश ले लिया हो, यानी किसी ने 2011 से पहले ही BEd में प्रवेश ले लिया हो या BSc में ले लिया हो, तो उनको जो न्यूनतम 50% स्नातक या 12वीं में उत्तीर्ण होने की जो बाध्यता है वो नहीं होगी। उनको सिर्फ 12वीं या स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, उनके लिए 50% की बाध्यता नहीं रहेगी अगर उन्होंने BEd या BSc पाठ्यक्रम में 2011 यानी 29/7/2011 से पहले प्रवेश ले लिया है। दूसरा, इसमें लेवल 1 में भी था कि अगर 12वीं में 50% नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन किया हुआ है और BSc किया हुआ तो भी लेवल 1 के लिए पात्र होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसी तरह से लेवल 1-2 में संबंधित प्रशिक्षक योग्यता में DLED या BEd में यदि दिनांक 29/7/2011 के बाद प्रवेश लेने पर उच्च माध्यमिक या स्नातक जो भी लागू हो उसमें न्यूनतम प्राप्तांक 50% होने की बाध्यता है और उसमें आरक्षित वर्गीय अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब जो रिट के संबंध में थी कि रिट और आरटेट जो भी राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उनमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% निर्धारित है पात्रता है, उसके कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन नियमानुसार जो भी छूट है वो किस किस को क्या क्या है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार 16/2012/2020 के अनुसार रिट 2021 और रिट 2022 में विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है, यानी जैसे लेवल 1 के लिए तो रिट 21 या 22 दोनों में से किसी में भी ये परसेंटेज होना चाहिए और लेवल 2 के लिए रिट 2022 ही वैलिड है। तो इसमें सामान्य जो भी कैंडिडेट है अनारक्षित श्रेणी के उनके लिए नॉन TSP क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 60% और TSP में भी 60% है
अनुसूचित जाति के कैंडिडेट है उनको नॉन टीएसपी में 55% होना जरूरी है, जबकि टीएसपी में 36% होना जरूरी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए टीएसपी नॉन टीएसपी में 55% होना जरूरी है। समस्त श्रेणी की जो विधवा या परित्यक्ता महिलाएं हैं और भूतपूर्व सैनिक, उनको 50% अनिवार्य है। इसके अलावा दिव्यांगजन या निःशक्त जन है उनको 40%, और शहरी जनजाति के अगर कोई व्यक्ति तो उनको 36% रेट में होने जरूरी है। और सामान्य और विशेष शिक्षा के संबंध में भी कुछ विशेष निर्देश है कि मान लो जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसमें सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा हेतु पृथक योग्यताएं उल्लेखित नहीं है। और एनसीटी द्वारा अध्यापक के पद हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं वो निर्धारित की गई है। अब क्या क्या है, जैसे अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा और लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा, इन पदों हेतु डीएलएड एवं सामान्य शिक्षा योग्यताधारी पत्र है। बीएड अभ्यर्थी लेवल द्वितीय के लिए पात्र है, यानी लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है। इसके लिए कोर्ट में मैटर भी चला था और अभी तक कोर्ट ने बीएड वालों को लेवल 1 में अलाउ नहीं किया है। तो लेवल 1 में सिर्फ एसएससी वाले या बीएससी वाले या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और लेवल 2 में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा 1 से 5 के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसमें शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित योग्यता में 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा होना जरूरी है। यानी अगर विशेष शिक्षा के लिए आप अगर अप्लाई करें तो आपके पास में विशेष शिक्षा की जो डिग्री है बीएड या बीएससी की वो होनी जरूरी है। और इसके अलावा इसमें विशेष प्रावधान है कि विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका दायर की गई थी श्रवण गोदारा बनाम अन्य राज्य सरकार व अन्य, उसमें सामान्य शिक्षा के पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई थी। और सामान्य जो भी माननीय न्यायालय द्वारा 26/5/2022 को आदेश पारित कर याचिका खारिज करी गई है। यानी जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी है वो सामान्य शिक्षा में आवेदन नहीं कर सकते, वो विशेष शिक्षा में ही कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य बीएड डीएलएड के पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु एनसीटी अधिकृत है, और विशेष शिक्षा बीएड या डीएलएड हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद अधिकृत है। तो जो भी आपकी डिग्री वगैरह वो या कॉलेज की मान्यता है वो इस साइट पे जाकर के चेक की जा सकती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी देखी जा सकती है। तो आपके पास में इनकी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही डिग्री होनी चाहिए। और सामान्य बीएड डीएलएड की अंक तालिका उपाधि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होने पर ही अभ्यर्थी को सामान्य शिक्षा के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षा में भी कोई प्रावधान है कि अंक तालिका या उपाधि आरसीआई यानी जो भारतीय पुनर्वास परिषद है उससे मान्यता प्राप्त होने पर ही वो डिग्री दी जाएगी। अब आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है वो जैसे विधवा महिला के मामले में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और विधवा अगर परित्यक्ता महिला कोई है तो उसमें विवाह विच्छेद का कोर्ट का सर्टिफिकेट यानी जो न्यायालय की डिग्री है वो होनी चाहिए। और वो सारे जो भी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, जिस दिन आवेदन किया था उससे पहले के सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। इसी तरह से अन्य अति पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट है उनको भी जो भी 5% आरक्षण दिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी कैंडिडेट उनको 10% आरक्षण दिए है। और राज्य से बाहर के जो भी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे आउट ऑफ स्टेट हैं वो सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे, उनको आरक्षित श्रेणी का कोई भी लाभ है वो दे नहीं होगा। इसके अलावा 12 जनजाति जिले की जो शहरी आदिम जनजाति है उसके आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित करने पर ही उन्हें 12 जो शहरी जनजाति के लिए जो भी नियम है वो लाभ है वो दिया जाएगा। यानी उनको वहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है, जिसका सर्टिफिकेट और आवेदन पत्र में उसका अंकन करना जरूरी है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों का लाभ देनी होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर है तो वो सामान्य में गिना जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम थे। इसके अलावा जो राज्य के बाहर के जो भी आवेदक है वो सभी सामान्य आवेदक के रूप में माने जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भी जो भी नियम है वो विशेष कंडीशन के लिए है, जो सैनिकों के लिए ही है, सामान्य रूप से इनका ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसी तरह से खेल जो उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित है तो उसमें भी जो नियम है वो कि जो भी इसमें लिस्ट दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम, उसमें खिलाड़ी ने व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का अगर प्रतिनिधित्व किया है तभी वो उत्कृष्ट खिलाड़ी माना जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक गेम्स है, एशिया ओलंपिक है, या राष्ट्रमंडल खेल परिषद है, या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित जो भी खेल वगैरह ये जो इस लिस्ट में शामिल है उनमें अगर आपके पास में मेडल जीता है या टीम स्पर्धा में भाग लिया है या स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत रूप या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, भाग नहीं या तो टीम के रूप में तो मेडल जीता हो या व्यक्तिगत रूप में भाग लिया हो और मेडल जीता हो तभी वो मान्य होगा। इस तरह से जो भी इसमें नियम है वो खेल से संबंधित जो भी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा जो दिव्यांगजन है उनके लिए सामान्य जो भी आरक्षण है, जैसे श्रवण बाधित समूह उनको 1% आरक्षण दिए है। इस तरह से श्रवण बाधित यानी सुनने में जिनके परेशानी है उनको 1% है। इसके अलावा जो भी बहुदिव्यांगता है उनके संबंध में भी 1%, विशेष शिक्षा जो भी ब्लाइंड या कम दृष्टि वाले उनके लिए 1% जो भी आरक्षण है वो दिए होगा। तो ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये दिव्यांगजन जो भी है उनके लिए विशिष्ट प्रावधान है। महिलाओं के लिए जो भी विशिष्ट प्रावधान है उसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरी वर्ग में आवेदन करने वाली महिला आवेदक अपने पिता के नाम का मूल निवास और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। पति के नाम का आय या मूल जो भी प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। तो एक तो ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है EWS यानी इनकम एसेट सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई विधवा कैटेगरी में कोई महिला आवेदन कर रही है तो उसको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और प्रत्येकता महिला के मामले में विवाह विच्छिन्न जो कोर्ट का जो डिग्री है वो जिस तारीख को ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी उससे पूर्व का होना अनिवार्य है, ये विशेष ध्यान रखें। और राजस्थान की ऐसी महिलाएं जो अन्य राज्यों से विवाह के उपरांत राजस्थान में प्रवासित आई है यानी राजस्थान में आई है और स्थायी रूप से निवास कर रही है, उनको उस वर्ग का फायदा नहीं मिल करके सामान्य महिला के रूप में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की महिलाएं को भी सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। एक तो वो हो गया कि दूसरे राज्य की महिला अगर राजस्थान में विवाह करके यहाँ मूल रूप से रह रही है तो भी उनको सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। और बाहर की कोई भी राज्य के बाहर की कोई भी महिला फॉर्म भर रही है तो वो भी सामान्य महिला में आवेदन कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी कुछ स्पष्ट निर्देश है, वो देख लें। और अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में कि प्रमाण पत्र जो भी है वो आपके पास में मूल दस्तावेज होना जरूरी है। और जिस तारीख तक यानी खास करके जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी ऑनलाइन आवेदन की, उस समय तक की तारीख के आपके पास में सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र होने जरूरी है। जिसमें मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, वो सक्षम अधिकारी के होने जरूरी है। जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में इम्पोर्टेंट जो दिशा निर्देश है वो ये है कि 9/9/2015 के अनुसार जो भी निर्देश है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से कि ST/SC यानी अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी प्रमाण पत्र होगा जाति वो जीवन पर्यंत मतलब काम आता है, यानी कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ST/SC का प्रमाण पत्र है वो एक बार बनाने के बाद में दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन OBC के संबंध में जो प्रमाण पत्र है वो एक बार जारी किया जाएगा, किंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी जो तथ्य है उसको 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के साथ में मान्यता दी जाएगी। यानी क्रीमी लेयर का अगर प्रमाण पत्र आपके नॉन क्रीमी लेयर का अगर बना हुआ है तो 1 साल तक वो वैलिड है। उसके बाद में आप उसी दायरे में आते हैं, यानी आपकी आय है वो नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ रही है तो आप उसको शपथ पत्र के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष के रूप में काम में ले सकते हैं। इसी तरह से EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर, और अगर उसी कैटेगरी में आय सीमा में आ रहे हैं तो उसको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अधिकतम 3 साल तक उसको काम में लिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र जो भी है उसमें जाति वगैरह है वो पिता के नाम की होनी चाहिए। इसमें जो भी लाभ है वो पिता के नाम से और निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और EWS के मामले में भी इसमें लिखा हुआ है कि 1 साल ये वैलिड होता है और प्रार्थी से सत्यापित संलग्न प्रपत्र शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी जो भी सर्टिफिकेट है उसको 2 वर्ष के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। और जो भी योग्यताएं हैं, शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता है, वो अंतिम तिथि यानी 19/1/2023 से पूर्व उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है और सारे डॉक्यूमेंट है आपके इस तारीख से पहले के होने जरूरी है। और भूतपूर्व जो सैनिकों के जो भी लाभ है वो भी उनकी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या NOC है वो भी नियत तिथि का ही होना चाहिए। खिलाड़ियों के संबंध में भी या जो भी श्रेणी व जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके निर्धारित तिथि के अंदर का होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और लिखी हुई है कि अभ्यर्थी को चयन के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र जो है हेल्थ सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन वो चयन के उपरांत जब आपकी नियुक्ति होगी तब जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कोई कैंडिडेट पहले से किसी सेवा में, राजकीय सेवा में या राजकीय औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत है तो उसको अपने नियुक्ति अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो पहले अप्लाई कर देना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के आना है और प्रस्तुत करना पड़ेगा। या मान लो इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित नियुक्ति अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग पत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्याग पत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भरें उसमें कोई भी गलती नहीं करें और जानबूझकर आप कोई भी तथ्य छुपाते हैं तो आपके विरुद्ध में कार्रवाई हो सकती है। और आप डिबार अगर किए गए हैं तो डिबार की अवधि में
अगर आप थे और आवेदन किया तो भी आप अपात्र घोषित होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में मैंने 2 वीडियो और बनाए जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किस तरीके से पूरा सेट बनाना है, कितने सेट बनाने हैं, और सामान्य जो समस्याएं क्या क्या आ रही है वो भी मैंने अलग वीडियो बताई है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो था कि अध्यापक भर्ती से संबंधित जो भी नियम है, इन नियमों को आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आप उन नियमों पर खरे उतर रहे हो, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, अन्यथा आप अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लें। और ये सारी जानकारी मैंने जो विभाग द्वारा उपलब्ध PDF है और जो भी राज्य सरकार के नियम उनके अनुसार बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई संशय है या कोई कन्फ्यूजन है तो जो भी विभागीय आदेश है उनको पालना करें, वही वैलिड माने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।